1950 में अपनाया गया भारत का संविधान दुनिया भर के संविधानों के विचारों के मेल का प्रमाण है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से यूएस, यूके, आयरलैंड और दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस तक यह दुनिया का सबसे लंबा लिखा गया संविधान है, जिसमें 45,000 से भी ज्यादा शब्द हैं। लेकिन आखिर भारत ने क्या उधार लिया और क्या अपनाया? इस वीडियो में हम मुख्य विशेषताओं और उनके मॉडिफिकेशंस को उजागर करेंगे। फन फैक्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान को लॉयर्स पैराडाइज कहा था। इंपॉर्टेंट एग्जाम इनसाइट्स के लिए अंत तक बने रहें। हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूपीएससी टॉपिक्स पर अधिक डिटेल्ड कंटेंट के लिए। इंडिया ने फेडरल स्ट्रक्चर, बिकैमरल लेजिस्लेचर और इमरजेंसी पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। यह एक्ट सबसे पहले प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया और इंडियन प्रोविंसेस को ज्यादा लेजिस्लेटिव फ्रीडम दी। क्या आपको पता है, इस एक्ट के इमरजेंसी पावर्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ओवररूल कर सकती थी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन पावर्स को रिवाइज किया गया ताकि क्राइसिस के दौरान स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में बैलेंस रहे। लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को काफी हद तक मॉडिफाई किया गया ताकि इंडियन स्टेट्स को ज्यादा सह मिले। आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कंडीशंस में स्टेट्स में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के प्रोविजंस हैं। इंडिया ने फेडरल कोर्ट के कॉन्सेप्ट को भी रिटेन किया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए फेडरलिज्म को समझना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ लिया है। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एक डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट है। इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश मॉडल को फॉलो करता है, जहां प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। लेकिन इंडिया में यूके के अनलाइक जुडिशियल रिव्यू एक फंडामेंटल फीचर है। यह रिव्यू जुडिशरी को लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉज को इनवैलिडेट करने का अधिकार देता है। क्या आपको पता है, इंडिया में रूल ऑफ लॉ को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और यह ब्रिटिश लीगल ट्रेडिशन से प्रभावित है। यूके में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इंडिया के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, जहां पावर डिवाइडेड है। इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म ने सिटीजन्स के राइट्स का दायरा इंक्रीज किया है। इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये राइट सभी सिटीजन्स को मिले हुए हैं और कोर्ट में जस्टिसेबल है। फन फैक्ट, इंडिया का राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और द राइट टू लाइफ यूएस बिल ऑफ राइट्स के प्रोविजंस जैसे ही है। लेकिन इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स को बढ़ाकर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को भी शामिल किया है। उदाहरण के लिए द राइट टू एजुकेशन इंडिया के फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, जो यूएस में नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 सिटीजन्स को राइट्स वायोलेशंस होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है। यूएस में जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन राइट्स की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। यूएस से बोरो करते हुए इंडिया ने माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की सुरक्षा के लिए इन राइट्स को अडैप्ट किया है। इंडिया ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से अडॉप्ट किए थे। ये प्रिंसिपल्स एनफोर्स तो नहीं किए जा सकते, लेकिन स्टेट को सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर इंश्योर करने में गाइड करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ जैसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं। ये गुड गवर्नेंस के लिए मॉरल गाइडलाइंस माने जाते हैं, लेकिन कोर्ट्स इन्हें एनफोर्स नहीं कर सकती। इंडिया में ये प्रिंसिपल्स सोशल जस्टिस लॉज जैसे लैंड रिफॉर्म्स और लेबर राइट्स को फ्रेम करने में क्रूशल हैं। डिड यू नो, आर्टिकल 47 स्टेट को पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करने के लिए कहता है। हालांकि नॉन जस्टिसेबल इन प्रिंसिपल्स ने लैंडमार्क लॉज जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट को इन्फ्लुएंस किया है। आयरिश आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करते हुए इंडिया ने इन प्रिंसिपल्स को इनइक्वालिटी कम करने और सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने पर फोकस करने के लिए अडैप्ट किया। इंडिया के क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा से इंस्पायर्ड है, जहां पावर सेंटर और स्टेट्समैन शेयर होते हैं, वही जरूरत पड़ने पर सेंटर के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है। इंटरेस्टिंग, इंडिया का फेडरल सिस्टम आर्टिकल 356 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट मैटर्स में इंटरवीन करने की परमिशन देता है। लेकिन इंडिया का फेडरलिज्म लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अडैप्ट किया गया है। इसलिए इंडिया में स्टेट्स के पास लैंग्वेज, कल्चर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूनिक पावर्स हैं। फन फैक्ट, इंडिया में कनाडा से ज्यादा स्टेट्स हैं, फिर भी ये सिस्टम पावर्स के बैलेंस की वजह से कोहेरेंट रहता है। आर्टिकल 356, जिसको प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, इस बैलेंस का एक एग्जाम्पल है।
इंडिया का क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर नेशनल यूनिटी मेंटेन करते हुए उसको अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है। भारत का जो कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स है वो ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर्ड है। कॉन्करेंट लिस्ट के कारण केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही एजुकेशन और क्रिमिनल लॉ जैसे इंपॉर्टेंट मैटर्स पर कानून बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं राज्यों और केंद्र के बीच जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करने की इंडिया की जो क्षमता है उसमें ऑस्ट्रेलिया का इन्फ्लुएंस दिखता है। इंडिया के कॉन्करेंट लिस्ट में मैरिज, बैंक्रप्सी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे सब्जेक्ट्स के लिए कानून शामिल हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल लॉज स्टेट लॉज से ज्यादा पावरफुल होते हैं। 42nd अमेंडमेंट ने कंकरेंट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को और पावर मिल गया। ये सिस्टम इंपॉर्टेंट इश्यूज पर ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस को मैनेज करने में मदद करता है। इंडिया ने इस सिस्टम को अपने यूनिक इश्यूज जैसे कि एनवायरमेंटल लॉज को एड्रेस करने के लिए अडेप्ट किया है, जहां सेंटर और स्टेट्स दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इंडिया का अमेंडमेंट प्रोसेस थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका से इंस्पायर्ड है। दोनों ही देशों में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस फ्लेक्सिबल यट रिजिड है। इंटरेस्टिंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्शन के बाद से अब तक 100 से भी ज्यादा बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। कुछ अमेंडमेंट्स के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है, जबकि कुछ के लिए 2/3 मेजॉरिटी जरूरी होता है। यह बैलेंस इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने कोर वैल्यूज को खोए बिना बदलते हुए समय के हिसाब से ढल सके। क्या आपको पता है 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत से बड़े बदलाव किए थे। साउथ अफ्रीका के वैपनिंगित इंडिया का अमेंडमेंट प्रोसेस सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के मामले में ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इंडिया का यह अप्रोच इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए समाज की जरूरतों के साथ विकसित हो। भारत का संविधान वास्तव में दुनिया भर के विचारों का मिश्रण है। By adapting features from various global constitutions, India created a system that addresses its unique challenges. UPSC aspirants, mastering these borrowed features is crucial for your exam preparation. संघवाद से लेकर मौलिक अधिकारों तक प्रत्येक उधार ले गए विचार को भारत के विविध समाज की सेवा के लिए सावधानी पूर्वक रूपांतरित किया गया था। Don't forget to revise these key topics for your upcoming exams. Did you know the Constitution also includes ideas from Japan, France, and Germany? If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to the channel. Stay tuned for more deep dives into key UPSC topics. Pause 2S। भारतीय संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ विकसित हुआ है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और दुनिया भर के अन्य स्रोतों से प्रेरणा लेता है। यह अध्याय इन प्रभावों और भारतीय संविधान को आकार देने में उनकी भूमिका के बारे में गहराई से बताएगा। Pause 2S। जैसे ही हम संविधान के विकास का पता लगाते हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक उदार तत्व को भारत के अनूठे संदर्भ में कैसे ढाला गया। उदाहरण के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फेडरल स्ट्रक्चर की नींव रखी, जबकि संसदीय लोकतंत्र के ब्रिटिश सिद्धांतों ने भारत के शासन मॉडल को आकार देने में मदद की। Pause 2S। इसके अतिरिक्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश संविधान से प्रेरित थे, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना था। विचारों के इस मिश्रण ने न केवल एक मजबूत ढांचा स्थापित किया, बल्कि समय के साथ लचीलापन और विकास की अनुमति भी दी। Pause 2S। संविधान की अनुकूलनशीलता इसकी संशोधन प्रक्रिया में स्पष्ट है, जो दक्षिण अफ्रीकी मॉडल से प्रभावित है, जो राष्ट्र की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए बदलाव की अनुमति देता है। यह गतिशील प्रकृति सुनिश्चित करती है कि संविधान प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। Pause 2S। इन प्रभावों को समझकर हमें भारत के फाउंडिंग फादर्स की दूरदर्शिता और दृष्टि की गहरी सराहना मिलती है। वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने के उनके प्रयासों के हैपनिंग इनाम स्वरूप एक ऐसा संविधान बना है जो व्यापक और अनुकूलनीय दोनों है। Pause 2S। जैसे ही आप अपनी UPSC की तैयारी जारी रखते हैं, याद रखें कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और विकास की ओर भारत की यात्रा का प्रमाण है। खोजते रहें, सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें। Pause 2S। देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय संविधान और अन्य महत्वपूर्ण UPSC विषयों पर अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहें।
पॉज टू एस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी थी। एस ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और एक फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराया, जिसे बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। ये चैप्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के की फीचर्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर उनके इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करेगा। पॉज टू एस। एक्ट का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट फेडरल स्ट्रक्चर की स्थापना थी, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के बीच पावर्स को डिवाइड किया। इसने इंडिया के करंट फेडरल सिस्टम के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया, पावर का बैलेंस सुनिश्चित किया और रीजनल ऑटोनॉमी को इंक्रीज दिया। पॉज टू एस। एक और क्रूशल फीचर था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इंट्रोडक्शन, जिससे प्रोविंसेस को अपने मामलों पर ज़्यादा कंट्रोल मिला। यह कदम सेल्फ गवर्नेंस की भावना को इंक्रीज देने और एक ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए रास्ता बनाने में महत्वपूर्ण था। पॉज टू एस। एक्ट ने फ्रेंचाइज का भी विस्तार किया, जिससे ज़्यादा इंडियंस इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। यह डेमोक्रेटाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए स्टेज सेट किया। पॉज टू एस। इन फीचर्स को एग्जामिन करके हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम किया। इसने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, जिसे एक कॉम्प्रिहेंसिव और एंड्यूरिंग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अडेप्ट और एक्सपेंड किया गया। पॉज टू एस। इस एक्ट के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और की एलिमेंट्स को समझना यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एसेंशियल है। यह न केवल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कंटिन्यूटी और चेंज को हाईलाइट करता है, बल्कि पास्ट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क से सीखने के इम्पोर्टेंस को भी रेखांकित करता है। पॉज टू एस। देखने के लिए धन्यवाद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे की यूपीएससी टॉपिक्स पर मोर इंसाइट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक एक्सेलेंस के लिए प्रयास करते रहें। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत प्रभाव रहा है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे कि रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम और सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। यह चैप्टर इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेगा और साथ ही साथ इनका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलेवेंस है, यह भी बताएगा। पॉज टू एस। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ के बारे में जानते हैं। यह प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि सभी लोग और इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट भी लॉ के अंदर ही रहेंगे और जवाबदेह होंगे। यह कॉन्सेप्ट इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे जस्टिस और इक्वालिटी को इंक्रीज्ड मिला। पॉज टू एस। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ब्रिटेन से अपनाया, जहां एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को आंसरेबल होता है। यह सिस्टम अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज्ड देता है और यह सुनिश्चित करता है कि गवर्नमेंट लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को जवाबदेह रहे। पॉज टू एस। अंत में सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया। कुछ फेडरल कंट्रीज में सिटीजन्स के पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, नेशनल और स्टेट, लेकिन इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप का ब्रिटिश कॉन्सेप्ट अपनाया। यह नेशनल यूनिटी को इंक्रीज्ड देता है और सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स और ड्यूटीज देता है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहते हों। पॉज टू एस। इन बोरोड कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिजिनस और फॉरेन एलिमेंट्स के मेल को और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि इंडिया अलग अलग आइडियाज को अडेप्ट और इंटीग्रेट करके एक मजबूत और डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना सकता है। पॉज टू एस। देखने के लिए धन्यवाद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे इंपॉर्टेंट यूपीएससी टॉपिक्स के बारे में और जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक एक्सेलेंस के लिए प्रयास करते रहें। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की नींव हैं। ये नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और राज्य द्वारा किसी भी मनमानी कार्य से व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। यह अध्याय भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र की सुरक्षा में उनके महत्व का गहन विश्लेषण प्रदान करेगा। पॉज टू एस। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित HA और इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार किया जाए और वह खुद को अभिव्यक्त करने, किसी भी धर्म का पालन करने और शोषण से सुरक्षा पाने के लिए स्वतंत्र हो। पॉज टू एस। समानता का अधिकार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर सुनिश्चित करता है और अस्पृश्यता और उपाधियों को समाप्त करता है। स्वतंत्रता के अधिकार में
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संघ, आवागमन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता शामिल है। यह अधिकार एक लोकतांत्रिक समाज के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे व्यक्ति अपनी राय व्यक्त कर सकें और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। पॉज टू एस। शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के जबरन श्रम, बाल श्रम और मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। यह अधिकार समाज के कमजोर वर्गों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए आवश्यक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता हो। यह अधिकार भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। पॉज टू एस। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित रखने के अधिकारों की रक्षा करते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। यह अधिकार कानून के शासन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करे। पॉज टू एस। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। हालांकि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला बनाते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पॉज टू एस। मौलिक अधिकारों के महत्व को समझकर हम एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किए गए प्रयासों की बेहतर सराहना कर सकते हैं। ये अधिकार नागरिकों को अन्याय को चुनौती देने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने का अधिकार देते हैं। पॉज टू एस। देखने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे इंपॉर्टेंट यूपीएससी टॉपिक्स के लिए शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए अगली बार उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये सरकार के लिए गाइडलाइंस है ये, ताकि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर हो सके। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है ये, और इनका एम है एक वेलफेयर स्टेट बनाना। इस चैप्टर में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज को शेप करने में उनके रोल के बारे में जानेंगे। पॉज टू एस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पौतों में एनश्राइंड HA आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 तक। ये प्रिंसिपल्स जस्टिसेबल नहीं है, मतलब कोर्ट्स इनको एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये देश के गवर्नेंस के लिए बहुत फंडामेंटल है और स्टेट के लिए एक बीकन का काम करते हैं ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव हो सके। पॉज टू एस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत कुछ शामिल है, जैसे कि एक लिविंग वेज सिक्योर करना, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे, वर्कर्स की प्रोटेक्शन, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना, और विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत कुछ। ये इस बात पर भी जोर देते हैं कि स्टेट को सभी बच्चों को 6 साल की उम्र तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। पॉज टू एस। सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक है लोगों का वेलफेयर प्रमोट करना, एक ऐसा सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश करके जहां जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नेशनल लाइफ के सभी इंस्टीट्यूशंस को इन्फॉर्म करें। ये प्रिंसिपल स्टेट के कमिटमेंट को दर्शाता है एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए जहां सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। पॉज टू एस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए भी एनकरेज करते हैं, नेशंस के बीच जस्ट और ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, और इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस के लिए रिस्पेक्ट को फॉस्टर करने के लिए। ये प्रिंसिपल्स दिखाते हैं कि इंडिया ग्लोबल कम्युनिटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनने के लिए कमिटेड है। पॉज टू एस। हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन स्टेट के लिए एक मॉरल और एथिकल गाइड का काम करते हैं। ये लॉज और पॉलिसीज को बनाने में इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनका एम होता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के गोल्स को अचीव करना। इतने सालों में कई लैंडमार्क लेजिस्लेशंस और पॉलिसीज जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MGNREGA और राइट टू एजुकेशन एक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से इंस्पायर्ड रहे हैं। पॉज टू एस। अंत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट के पॉलिसीज और एक्शंस को शेप करने में एक क्रूशल रोल निभाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के विजन को रिफ्लेक्ट करते हैं।
एक जस्ट, इक्विटेबल और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने का विजन। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके स्टेट अपने सभी सिटीजन्स की वेल बीइंग और प्रॉस्पेरिटी इंश्योर कर सकता है। पॉज टू एस देखने के लिए धन्यवाद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे इम्पोर्टेंट यूपीएससी टॉपिक्स के बारे में और जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करते रहें। भारतीय संविधान एक क्वाजी फेडरल सिस्टम स्थापित करता है जो फेडरल और यूनिटरी सिस्टम्स दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ता है। यह यूनिक स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अनुमति देता है, जबकि स्टेट्स को ऑटोनॉमी भी प्रदान करता है। पॉज टू एस एक फेडरल सिस्टम में पावर सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स टिपिकली स्टेट्स या प्रोविंसेस के बीच डिवाइडेड होता है। हालांकि भारतीय संविधान फेडरलिज्म और यूनिटरिज्म दोनों के फीचर्स को शामिल करके एक न्यूआंस्ड अप्रोच अपनाता है। इस ब्लेंड को अक्सर क्वाजी फेडरलिज्म कहा जाता है। पॉज टू एस भारत में क्वाजी फेडरलिज्म के की फीचर्स में से एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच पावर्स का डिवीजन है। संविधान 3 लिस्ट प्रदान करता है: द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट और द कंकरेंट लिस्ट। द यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स शामिल है जिन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट कर सकती है, जबकि द स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स के एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के तहत सब्जेक्ट्स शामिल हैं। द कंकरेंट लिस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को सर्टेन सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेट करने की अनुमति देता है। पॉज टू एस इस डिवीजन के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिग्निफिकेंट अथॉरिटी होती है। उदाहरण के लिए द कंकरेंट लिस्ट के एक सब्जेक्ट पर सेंट्रल और स्टेट लॉज के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है। इसके अतिरिक्त इमरजेंसी के समय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट फंक्शंस पर अधिक कंट्रोल कर सकती है और क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर के यूनिटरी एस्पेक्ट को हाईलाइट कर सकती है। पॉज टू एस गवर्नर का रोल भी भारतीय संविधान के क्वाजी फेडरल नेचर को दर्शाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त गवर्नर स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करता है। गवर्नर का यह ड्यूअल रोल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों की सेवा करना, दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नेंस के इंटरकनेक्टेडनेस को रीइंफोर्स करता है। पॉज टू एस भारतीय जुडिशरी फेडरल और यूनिटरी एलिमेंट्स के बीच बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिस्प्यूट्स का एडजुडिकेट करने की शक्ति है। ये सुनिश्चित करते हुए कि दोनों अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के भीतर काम करें। पॉज टू एस जबकि क्वाजी फेडरल सिस्टम के अपने क्रिटिक्स हैं, इसने भारत को एक डाइवर्स और पॉपुलस कंट्री में यूनिटी स्टेबिलिटी बनाए रखने में इनेबल किया है। इस सिस्टम का फ्लेक्सिबिलिटी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अनुमति देता है जो नेशनल इश्यूज एड्रेस करने में सक्षम है, जबकि रीजनल डाइवर्सिटी और ऑटोनॉमी को भी अकोमोडेट करता है। एस अंत में आत्म से एक pragmatic approach रखा जो स्टेट ऑटोनॉमी इस यूनिक स्ट्रक्चर में उनके डॉक्यूमेंट्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही कुछ विषयों पर कानून बनाने की पावर देती है। ये शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी पावर को बैलेंस करती है और कून-हैपनिंगेटिव फेडरलिज्म को इंक्रीज्ड देती है। पॉज टू एस कॉन्करेंट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ, शादी और तलाक, दिवालियापन और एजुकेशन। दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट को इन मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देकर कॉन्करेंट लिस्ट गवर्नेंस के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। पॉज टू एस कॉन्करेंट लिस्ट का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह कानून बनाने में लचीलापन और अनुकूलता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए राज्य अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और हैपनिंग स्थितियों के अनुकूल कानूनों को बना सकते हैं, जबकि केंद्र सरकार व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों पर एकारूपता स्थापित कर सकती है। यह दोहरी विधायी शक्ति सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना विविध क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। पॉज टू एस हालांकि इस साझा जिम्मेदारी से केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और ओवरलैप भी हो सकता है। ऐसे मामलों में संविधान द्वारा निर्धारित केंद्रीय कानून ही मान्य होता है।
यह प्रावधान देश भर में एक सुसंगत कानूनी ढांचा बनाए रखने में मदद करता है, जिससे एक खंडित विधायी हैपनिंग दृश्य को रोका जा सके। पॉज 2S कॉन्करेंट लिस्ट शासन में नवाचार और प्रयोग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य लोकतंत्र की एक्सपेरिमेंटेशन शालाओं के रूप में काम कर सकते हैं। नई नीतियों और दृष्टिकोणों का हैपनिंगीकरण करना जो यदि सफल होते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच यह गतिशील संहैपनिंग प्रभावी और उत्तरदायी नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करता है। पॉज 2S चुनौतियों के बावजूद कॉन्करेंट लिस्ट भारत की अर्धसंघीय प्रणाली का एक अनिवार्य घटक साबित हुई है। ये केंद्रीय अधिकार और राज्य की स्वायत्तता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार के दोनों स्तर जटिल और बहुआयामी मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकें। पॉज 2S निष्कर्षतः कॉन्करेंट लिस्ट उस सहकारी संघवाद का उदाहरण देती है जो भारतीय संविधान को मजबूत करता है। साझा विधायी शक्ति को सुगम बनाकर ये शासन में सहयोग, नवाचार और अनुकूलता को बढ़ावा देती है। पॉज 2S देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय संविधान और अन्य महत्वपूर्ण UPSC विषयों पर अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहें। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से प्रभावित है। यह बदलती जरूरतों और हैपनिंग स्थितियों के हिसाब से ढलने के लिए एक लचीला लेकिन मजबूत तरीका प्रदान करता है। यह अध्याय संशोधन प्रक्रिया और संविधान की प्रासंगिकता बनाए रखने में ESA के महत्व पर प्रकाश डालेगा। पॉज 2S भारतीय संविधान अपने दक्षिण अफ्रीकी समकक्ष की तरह यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत और संरचित संशोधन प्रक्रिया को शामिल करता है कि दस्तावेज गतिशील बना रहे और राष्ट्र की बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो। संशोधन संविधान को समय के साथ हैपनिंगिष्कृत और बेहतर बनाने की अनुमति देते हुए नई चुनौतियों और सामाजिक हैपनिंग के वर्तनों को संबोधित करते हैं। पॉज 2S भारत में संशोधन प्रक्रिया को न तो बहुत कठोर और न ही बहुत लचीला बनाया गया है। यह संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आवश्यक संवैधानिक सिद्धांतों को संरक्षित किया जाए, जबकि आवश्यक संशोधनों की अनुमति दी जाए। संविधान में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अक्सर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन भी आवश्यक है। पॉज 2S यह सूक्ष्म प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि संशोधनों पर पूरी तरह से विचार किया जाए और बहस की जाए, जो देश के विविध राजनीतिक और क्षेत्रीय हितों के बीच एक आम सहमति को दर्शाता है। समावेशिता और व्यापक समझौते पर इस जोर में दक्षिण अफ्रीकी प्रणाली का प्रभाव स्पष्ट है। पॉज 2S संशोधन प्रक्रिया के प्रमुख पहलुओं में से एक मौलिक अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की क्षमता है। संविधान को विकसित होने की अनुमति देकर भारत व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा को लगातार बढ़ा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे बदलते समय में प्रासंगिक और प्रभावी बने रहें। पॉज 2S इसके अलावा संशोधन प्रक्रिया प्रगतिशील नीतियों और सुधारों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करती है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, नई प्राथमिकताएं और मुद्दे सामने आते हैं। संवैधानिक ढांचे में अपडेट की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए यह अनुकूलन क्षमता महत्वपूर्ण है। पॉज 2S अंत में दक्षिण अफ्रीकी मॉडल से प्रेरित संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान की प्रासंगिकता और प्रभावकारिता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये स्थिरता और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाता है, जिससे संविधान को राष्ट्र के साथ साथ विकसित और अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है। पॉज 2S देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय संविधान और अन्य महत्वपूर्ण UPSC विषयों पर अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें।